बीजेपी एक-एक करके रीजनल पार्टीज को खत्म कर रही है। आपने देखा, बिहार। शिवसेना को पहले खत्म किया, जी। फिर आम आदमी पार्टी को खत्म किया, साइमल्टेनियसली अकाली दल को खत्म किया, बीएसपी को अपनी तरफ मिला लिया। मोदी का आरोप ये है कि कांग्रेस से पैरासाइट है, कि दूसरे दलों का खून चूसकर वो जिंदा रहती है। तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ये जो बीजेपी है ये किलर पार्टी है। ये जो कार्यक्रम था, ये संथाल कॉन्फ्रेंस थी, ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड थी ये अभी हमको पता नहीं है। राष्ट्रपति जी स्वयं गई कि सरकार द्वारा उनको कहा कि आप जाइए। हमको ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा कहा गया होगा चुनाव की तारीखों से। सरकार यहाँ में सरकार से मतलब बीजेपी कह रहा हूँ। जी, केंद्र से। सभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 39% था और तृणमूल कांग्रेस का 46% था। बहुत कम डिफरेंस था, जी। केवल 7% का फर्क था। ये जो 7% का फर्क था, ये 30% मुसलमानों के द्वारा पैदा किया हुआ है, वो ममता के पक्ष में है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं शौंडल साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी रहे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, जहां पर 7 तारीख को, मतलब शनिवार को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी। और वहां पर एक, जो कि एक निजी आयोजन कहा जा रहा था, जिसमें उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि मुख्यमंत्री, जो कि उनकी छोटी बहन की तरह है, ममता बनर्जी, उनकी सभा में न तो आई और शायद कुछ नाराज चल रही, और इस तरह की उन्होंने कुछ बात कही, जिसको लेकर खासा राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ। ममता बनर्जी ने उसके पलट में कहा कि आपको भाजपा की ब्रीफ पर यहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहिए, आप राष्ट्रपति पद पर हैं, जिसको लेकर उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसमें नरेंद्र मोदी कूद पड़े और उन्होंने फिर ममता बनर्जी पर हमला किया। फिर ममता बनर्जी ने वो फोटो देख भेजा जिसमें कुछ समय पहले अडवाणी साहब की बर्थडे जन्मदिन था, जिसमें मोदी और अडवाणी बैठे हुए हैं और द्रौपदी मुर्मू किनारे खड़ी हुई हैं। तो उसको लेकर खासा रायता फैलता चला गया। इस बीच जो तमिलनाडु में जो राज्यपाल थे, के एन रवि साहब, वो उनको बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया। जिस और रवि साहब, इस बात उनकी उनकी ख्याति इस बात को लेकर बहुत है कि उन्होंने तमिलनाडु सरकार, जो द्रमुक सरकार है, उसके बाद कोई काम, हर काम में वो उसके आड़े आए, उनकी फाइलों पर बैठे रहे, जिसके लिए द्रमुक सरकार को कोर्ट में जाना पड़ा और उसको लेकर भी खासा परेशानी हुई। तो ये केंद्र बनाम राज्य को लेकर एक नई तरह की खींचातानी है, जिसको लेकर, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल में अब चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर अलग से बहुत सारी जो बाकी चीज़ें हो रही, चाहे वो चुनाव आयोग की एसआईआर कार्रवाई के कारण है या नए तरह से ध्रुवीकरण की बातचीत है, और अब ये नया एक और उसमें तमाशा जुड़ा। तो श्रवण जी, इससे मैं समझना चाह रहा था कि ये जो पूरा हिसाब है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, वो किस तरफ जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है इसकी रोशनी में। देखिए, इसका ये जो सवाल है आपका, उसका फेडरल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है नॉर्मल सिचुएशंस में, नॉर्मल सरकमस्टांसेस में, सामान्य परिस्थितियों में। जी। युद्ध काल में, पॉलिटिकल युद्ध काल में, मतलब राजनीतिक युद्ध जब चल रहे हों, तो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं होता है। मतलब रोल होता है, मतलब सम्मान नहीं होता है। तो इस समय जो चल रहा है, दांव पर जो 3 राज्य हैं, वो मोटे तौर पर, असम को छोड़ दें जहाँ बीजेपी है, वो तीनों विपक्षी पार्टियों के पास है और बीजेपी को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आपका जो सवाल है बेसिकली वो बंगाल को लेकर है। जी।
आपने राष्ट्रपति की यात्रा का जिक्र किया, नए राज्यपाल का जिक्र किया, आपने दो और चीज़ों का जिक्र नहीं किया। एसआईआर का जिक्र नहीं किया और पोलराइजेशन का जिक्र नहीं किया। इन सब का संबंध एक चीज से है, वो चीज ये कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी। अभी नहीं तो कभी नहीं का मतलब ये है कि अगर ममता बनर्जी को अब नहीं रोका गया तो बीजेपी बंगाल में कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि मोदी सत्ता में नहीं आ पाएंगे ये भी एक इसके साथ जुड़ा हुआ है कि 2029 में मोदी नहीं सत्ता में आ पाए। पर यह है कि मोदी के रहते रहते बीजेपी बंगाल में सत्ता में आ सकती, ये एक इसका पॉइंट है। जी। क्योंकि आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव में जो हुआ 220 240, जी। ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसलिए तो अनप्रेसिडेंटेड एक ये है बंगाल के मामले में कि लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 39% था और तृणमूल कांग्रेस का 46% था। बहुत कम डिफरेंस था, जी। केवल 7% का फर्क था। ये जो 7% का फर्क था, ये 30% मुसलमानों के द्वारा पैदा किया हुआ है, वो ममता के पक्ष में है। जी। अगर उसमें से 10% 15% मुसलमानों को हटा दिया जाए, इसी तरह से जी। माइनस हो जाए, तो पोलराइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा और ममता हार जाएगी। ये एक इसमें गणित है। तो पूरे लड़ाई को इस नजरिए से देखना चाहिए। राष्ट्रपति की यात्रा को भी विधाननगर में उनका जो संथाल कॉन्फ्रेंस थी, जिसका फिर वेन्यू बदल दिया गया, वहां से कुछ दूर उनको कर दिया गया वेन्यू को। उनका जाना, राष्ट्रपति का जाना कोइंसाइडिंग विथ द चेंज इन द गवर्नरशिप, जी। मतलब अगर केंद्र को ये पता था कि राष्ट्रपति जा रही हैं, तो राज्यपाल का जो चेंज ओवर है वो वेट कर सकता था। तो हुआ क्या कि जो पुराने राज्यपाल थे वो गए नहीं, उनको खसक गए, वो जैसे ही अपॉइंटमेंट हुआ। नए राज्यपाल पहुंचे नहीं राष्ट्रपति की सेवा में, और ममता बनर्जी गई नहीं क्योंकि वो कहीं धरने पर बैठी थी। उन्होंने कुछ मंत्रियों को भेज दिया, ऐसा उनका कहना है, और कुछ अफसरों को भेज दिया, क्योंकि ममता बेसिकली मानती थी कि ये मानती है कि ये पॉलिटिकल विजिट थी, इलेक्शन इंस्पायर्ड विजिट थी, एक पर्टिकुलर आदि प्राइवेट इवेंट। प्राइवेट इवेंट, तो सरकारी इवेंट नहीं था वो। हाँ, जी। प्राइवेट इवेंट था और बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था, जो पहले से। राष्ट्रपति के प्रोग्राम दो तरह से तय होते हैं, जो हमारी समझ है, गलत भी हो सकती है। जी। जी। एक तो ये कि सरकार उनसे निवेदन करती है कि आप इस कार्यक्रम में चली जाइए, विदेश यात्रा पर या इस कार्यक्रम में। तो एक तो इनवाइट सरकार की तरफ से उनको जाता है, दूसरा ये होता है कि वो सर उनके पास सीधे जाता है, उसको वो होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेती है, राष्ट्रपति होम, कि भाई राष्ट्रपति जी जाना चाहती है इस कार्यक्रम में, तो क्लियरेंस चाहिए। क्लियरेंस में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, व्यवस्था होती है, तमाम चीजें। ये जो कार्यक्रम था, ये संथाल कॉन्फ्रेंस थी, ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड थी ये अभी हमको पता नहीं है। राष्ट्रपति जी स्वयं गई कि सरकार द्वारा उनको कहा कि आप जाइए? हमको ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा कहा गया होगा, चुनाव की तारीखों से। सरकार यहाँ में सरकार से मतलब बीजेपी कह रहा हूँ, जी, केंद्र से। पार्टी जी, अंदाज से कि ये ऐसा हो सकता है। अब इसमें ममता तो नहीं गई थी वहां,
प्रधानमंत्री गए थे जब पिछली बार, तब ममता हवाई अड्डे तक गई, कुछ देर प्रतीक्षा की और प्रधानमंत्री के आने लेट हुई तो वो अपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर निकल गई। वो भी चुनाव का समय था पिछली बार। मेरे मेरे मुझे यहाँ तक याद है कोविड का टाइम था या लोकसभा चुनाव का समय था, व्हाटएवर, आइदर 24 और 28, दोनों में से एक चीज थी। आइदर 24 2021 का मामला था या 2024 का मामला। जी ममता के स्वभाव में विद्रोह है और वो डिफायंस है, वो किसी की सुनती नहीं। अब इतनी हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स कि ये पूरा जो एपिसोड है राष्ट्रपति का, ये राज्यपाल के बदलाव, SIR को लेकर नई पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट में ममता ने दाखिल की है। पिछली बार तो खुद उन्होंने वकालत की थी सुप्रीम कोर्ट में जाके। और पोलराइजेशन जो कि बांग्लादेश में नई सरकार के आने से कमजोर हो गया है बीजेपी का, कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएगी बीजेपी, और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी नहीं कर पाएगी, तो बीजेपी को थोड़ा कष्ट हो गया है। हमको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जी बीजेपी ममता को हटाना चाहती है किसी भी तरह से, जैसा मैंने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बीजेपी एक एक करके रीजनल पार्टीज को खत्म कर रही है। आपने देखा बिहार शिवसेना को पहले खत्म किया, जी फिर आम आदमी पार्टी को खत्म किया, साइमल्टेनियसली अकाली दल को खत्म किया, BSP को अपनी तरफ मिला लिया, RLD को अपनी तरफ मिला लिया, राष्ट्रीय लोकदल को, जी जो चौधरी की पार्टी, से के पार्टी अजीत सिंह की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया। और अब जो लास्ट उसने खत्म किया है वो जनता दल को खत्म किया, यूनाइटेड स्टेट JDU को खत्म किया है। तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ये जो बीजेपी है ये किलर पार्टी है। ये बीजेपी, मोदी का आरोप ये है कि कांग्रेस से पैरासाइट है, कि दूसरे दलों का खून चूसकर वो जिंदा रहती है। मेरी नजर में बीजेपी किलर है। खून चूसना एक अलग बात है, उसके बाद भी आदमी जिंदा रहता है खून चूस कर भी। लेडी ड्रैकुला की तरह की जिसके जिसके गले लगेगी उसको हाँ, तो कि उसी की खून उसी चूस, के हाँ, उसे जैसे जो कर देगी। खून चूस रही है, मतलब मच्छर ने रात को काटा पर चला गया और फिर आप जिंदा हो गए। ये किल कर रहे हैं, ये ऐसा है। तो इसलिए ये मोदी जी ऐसा नहीं कहते कि हम किलर हैं। वो राहुल गांधी को या कांग्रेस को पैरासाइट कहते हैं, कि दूसरों का खून पीकर जिंदा रहती है, खून चूस कर। ये लोग जो हैं ड्रेकुला की तरह खून पीकर जिंदा रहते हैं, और फिर कहीं के छोड़ते नहीं है उसको, ये भी नहीं कि कहीं छोड़ते नहीं। जी तो एक एक करके रीजनल पार्टीज को खत्म कर रहे हैं, चुनौतियों को खत्म कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को भी उसी दिशा में बदला गया। एन रवि को लाए, इसलिए लाए कि अब तमिलनाडु में उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई थी, पहली चीज, क्योंकि वो तमिलनाडु में जीत नहीं सकती बीजेपी, और एन रवि का रोल खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई कि राज्यपाल कितने समय तक रख सकते हैं किसी भी असेंबली के प्रस्ताव को, वगैरह वगैरह डिबेट चली। एन रवि वॉज ए बुली, पर नाउ ही विल प्रूव एज ए किलर इन बंगाल। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए बुली एंड ए किलर, मर्सिनरी मर्सिनरी। तो ही एंड ज्ञानेश गुप्ता, करण अर्जुन काइंड ऑफ ए कॉम्बिनेशन इन वो भी वहाँ बंगाल, मंदिर में मत्था टेकने गए हुए इस बीसी बीच जो है। है ना। तो अब ये रवि जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से अब यहाँ उपयोगी हो जाएंगे, बंगाल में हो सकते हैं। जी अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जाना,
को मुद्दा बना रही है बीजेपी, coinciding with the change in the governor's this thing and visit of ज्ञानेश गुप्ता। और वहाँ लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के वो सांसद और वो उनका वो कर रहे हैं। अब पीएम भी इसमें कूद पड़े और टीएमसी वो फोटो वायरल कर रही है कि देखिए अडवाणी और मोदी जी बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति खड़ी हुई। सोशल मीडिया भरा हुआ है कि राष्ट्रपति मुर्मू को आपने नई संसद में नहीं बुलाते हैं और मंदिर के उसमें नहीं होती हैं, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता, बाहर खड़ा किया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे ये ध्वनि निकलती है कि प्रधानमंत्री खड़े हैं और वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, और स्पीकर भी और राष्ट्रपति भी, ये इस तरह की चीजें हैं। अब वो एआई जनरेटेड है कि ओरिजिनल है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब ऐसे में राष्ट्रपति गई, हमने दो चीजें देखी, किसी भी राष्ट्रपति ने इस तरह की घटना पर रिएक्ट नहीं किया करी। वेन्यू चेंज हो जाए, कम लोग आए, ज्यादा लोग आए, गवर्नर को नहीं आए तो कहे कि भाई वो तो अभी बदले हैं इसलिए नहीं आए, इस तरह की चीजें करे। राष्ट्रपति का कई बार कई अतीत में कई राष्ट्रपतियों को इस तरह की परिस्थितियों से सामना करना पड़ा है कि जैसे प्रतिभा पाटिल गई वहाँ गुजरात, तो मोदी जी वो उनके सम्मान में प्रकट नहीं हुए होंगे, ऐसे भी किस्से हैं। राष्ट्रपति ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग आ सकते थे इस जगह पर, बहुत कम लोग आए तो मैं दुखी हूँ। तो वो बोले कि शायद उनके मन में ऐसा हो कि लोग नहीं आए और ऐसे ही चले जाएं, मतलब मुख्यमंत्री या सरकार कोई बात नहीं वगैरह वगैरह। अब उस पर मतलब वहां बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी भी नहीं गए, बीजेपी के जो मंत्री हैं केंद्र में मोदी जी की सरकार में वो भी नहीं थे, मोदी जी के 70 से अधिक विधायक हैं बंगाल में, वो नहीं थे, उनका कुछ नहीं। ममता क्यों नहीं थी? तो अब मोदी जी कह रहे हैं एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान, तृणमूल कांग्रेस की गंदी राजनीति और सत्ता के का अहंकार चूर चूर होकर रहेगा, उन्होंने कहा। बंगाल की जनता एक नारी, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अपमान को माफ नहीं करेगी। अब आप बताइए कि माफ नहीं करेगी तो कैसे माफ नहीं करेगी? चुनाव में बदला लेना है, मतलब इसका मतलब ये है ना कि चुनाव में बदला लेना है, माफ नहीं करेगी मतलब चुनाव में बदला। अब मैंने बताया कि टीएमसी भी फोटो वायरल कर रही है, प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम का होना था, ये एक है, पर अब सीएम का होना था तो पीएम को भी कई बार पीएम भी उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते कि विदेश यात्रा से लौटकर राष्ट्रपति को बताएं कि मैं क्यों गया था, विवरण दे। मतलब ये प्रोटोकॉल तो ये भी है कि वो जाने से पहले भी राष्ट्रपति से मिलें और आने के बाद बताएं कि मैं यूं गया था। तो वो विदेश यात्रा से आने के बाद तो वो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो देखने जाते थे टोपा पहन के, जी जो राष्ट्र नया परिसर बन रहा था वो देखने जाते, या विदेश यात्रा से लौटने के बाद बंगाल बिहार में चुनावी सभा में चले जाते थे, राष्ट्रपति से मिलते नहीं थे। राष्ट्रपति को इसका कभी अपमान महसूस नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये उनका पहला एक राजनीतिक बयान आया है कि जो 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 हाँ, पहला रणदीप ने पहली बार जो मकबर हाँ, एक तो खास जो बोला है
किसी राष्ट्रपति ने नहीं दिया इस तरह का बयान। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो ममता चली जाती तो ये इतना सब होता नहीं। वो टच एंड गो कर सकती थी कि राष्ट्रपति उनको कहती मेरी बहन वहन, तो वो बड़ी बहन से गले मिल के आ जाती, ये हो सकता था। पर वो ममता भी कोई कम नहीं है। उन्होंने भी कहा कि मैं हमारे अफसर और मंत्री वहां जा चुके हैं। मैंने जैसा कहा पिछले चुनाव में जब मोदी जी वहां गए थे तब ममता बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर निकल गई थी। विपक्षी दल गिना रहे हैं। जो मैं बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी बीजेपी के पास इम्पोर्टेंट है और वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहती है और करना भी चाहिए कि भाई आपको हो गए 15 साल सत्ता में और एंटी इनकम्बेंसी है आपके खिलाफ, तो अब आप अ, को यू शुड मेक वेज फॉर यू नो अदर पार्टीज या एक कोलिशन के लिए। ममता का ये मानना है या टीएमसी का कि ये नए गवर्नर का जो उदय हो रहा है ये और चुनाव आयोग मिलके और वहाँ कमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो जो मैंने शुरू में कहा जी, कि एसआईआर का मामला इससे जुड़ा हुआ इसलिए है कि 63,66,000 नाम एसआईआर में बंगाल में काट दिए गए। जी, ममता का आरोप है कि ये जो हैं भाई साहब अपने अमित शाह जी, ये 1.5 करोड़ कम करना चाहते हैं। और ममता का किन पर आरोप है कि इनकी एक आंख में दुर्योधन है और दूसरी आंख में दुशासन है, अमित शाह की, ऐसा वो कहती हैं। अब जो इशू है उसमें एक ये भी है जो इम्पोर्टेंट है कि एसआईआर में अभी जैसा मैंने कहा कि ममता फिर से पहुंच गई है वहां कोर्ट में। ये भी एक मिस्ट्री है कि जो आनंद बोस हैं वो अच्छा काम कर रहे थे, वो सरकार की अ, थे। वो संदेश थाली का जब मामला हुआ था तब, या ये कार मेडिकल कॉलेज का हुआ, पूरी तरह से मोदी जी की भक्ति में लीन थे। फिर भी वो शायद बंगाली होने के नाते हो सकता है कि वो उतना सहयोग नहीं कर पा रहे होंगे जितना अ, मोदी जी को इस वक्त जरूरत है, और एन रवि वो काम कर सकते हैं। रिया एन रवि नहीं भी कहे हैं हम, राजभवन कर सकता है। बिल्कुल। तो ये इसलिए ये तो आनंद बोस को नया असाइनमेंट नहीं मिला, नया राज्य नहीं मिला, और आरिफ मोहम्मद को भी नहीं मिला। मतलब एक मुस्लिम जो गवर्नर था जो केरल में आपकी पूरी मदद करता था, बंगाल में आपका पूरा चेंज ओवर जिसने करवा दिया, बिहार 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 में उसको भी आपने चेंज ओवर में अ, निकाल दिया कहीं। अभी तो अभी तक तो कहीं उनकी खबर नहीं है। जी, जो हमारे मित्र हैं वो बहुत पुराने, आरिफ साहब, अ, वो खाना उनके घर कई बार खाया हमने, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जी, एक जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारे पास, चूंकि टाइम का अभाव है इसलिए अब हम समेटेंगे चीजों को, कि दो चीजें इम्पोर्टेंट है आपकी बातों में। पोलराइजेशन की जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय। वो इम्पोर्टेंट ये है कि बांग्लादेश के निर्माण ने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक तो अब वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होंगे तो बीजेपी बहुत दुखी होगी। बिल्कुल। बीजेपी के जिंदा यहाँ जिंदा रहने के लिए वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होना जरूरी है। बंगाल बांग्लादेश में जरूरी है। जी, नहीं तो वो कैसे कहेगी कि देखिए हिंदुओं पर अत्याचार। जी। तो यहाँ के हिंदुओं को भड़काने के लिए किसी न किसी जगह हिंदुओं पर अत्याचार जरूरी है। तो वहाँ खतरे में नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर कैसे, या यहाँ मुस्लिम को वोट कैसे मिलेगा? बिल्कुल। यहाँ वोट कैसे।
वहां खतरे में नहीं होंगे तो यहाँ खतरे में पड़ जाएंगे, ऐसा है। तो अब वो वहां पे पोलराइजेशन जरूरी है। तो पोलराइजेशन दो तरीके से हो सकता है बंगाल में। वो यूं हो सकता है कि एक तो कांग्रेस और वामपंथियों को और मुस्लिम फ्रंट को ममता के साथ नहीं होने दें इंडिया ब्लॉक के। जैसे ही ये राष्ट्रपति की घटना हुई तो मोदी जी के जो खास कांग्रेस में पट्टे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके ही राजदूत हैं अभी बंगाल में, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। वो कांग्रेस में हैं पर बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। तो उन्होंने राष्ट्रपति के साथ जो हुआ उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है ममता की। वो ममता के पहले नंबर के दुश्मन है। बिल्कुल। दूसरा वृंदा करात ने की है। तो वृंदा करात सीपीएम, वो भी दुश्मन है क्योंकि सीपीएम को डिसलॉज किया ममता ने। कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है ममता के खिलाफ, और किसी पार्टी ने भी नहीं कहा है कि ये राष्ट्रपति को लेकर। पर प्रचार ये है कि देखिए विपक्षी दल भी ममता का विरोध कर रहे हैं। पोलराइजेशन इसलिए जरूरी है कि 30% जो मुस्लिम है वहां का, जो ममता के साथ है, उसमें से उसको अगर एलिनिएट कर दिया जाए 15-20% भी, जी। तो ये जो 7% का गैप है ममता के वोट में और बीजेपी के वोट में, ये काफी पट जाएगा। बिल्कुल। आपने देखा कि बाबरी मस्जिद का मामला जो अभी उठा वहां निर्माण का, और वो तृणमूल कांग्रेस के ही एक जो विधायक थे और उन्हें उठाया, जिनको हटाया, है ना। तो ये तमाम चीजें वहां हो रही हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है ये संथाल आदिवासियों का या और तमाम जो चल रहा है, सारी या अस्मिताएं जो है एकदम अभी जागने के समय पाकिस्तान, पर या 7 मई से वहां चुनाव की बात है। या उत्तरी बंगाल में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग वगैरह के इलाके को निकालकर एक अलग राज्य बनाने की जो पूरी बात चल रही है, वो इलाका बीजेपी ओरिएंटेड है। हम लोग अपने जर्नलिज्म के शुरू से वो सुनते हैं, वो पृथक गोरखालैंड। हाँ, और गोरखालैंड होगा। जी। तो ये बांग्लादेश, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, अब इसके दो उपाय बचते हैं ममता को हटाने के लिए। एक उपाय तो ये है कि राजभवन की मदद से वहां पर सरकार को गिरा दिया जाए, और लेट देयर बी ए वायलेंस, तो उसको वो कर दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग मार्च मार्च में हैं अभी, और 7 मई को चुनाव की बात है, तो मुश्किल से टाइम में एक जाते हैं। तो ये एक तो ये ऑप्शन होता है आमतौर से। जी। दूसरा, चुनाव के जरिए हटाया जाए। अब ये इसमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल बीजेपी करेगी वहां, और वो कितना कारगर साबित होगा, वो अभी हमको पता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो बंगाल का जो अ, मामला है, वो चारों चीजें जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति, एसआईआर, राज्यपाल, और पोलराइजेशन, इन चारों के कॉम्बिनेशन से ममता को हराया जाएगा। मतलब ये मानिए कि बीजेपी एक हथियार का उपयोग नहीं कर रही है, जी। वो अ, चार हथियारों का उपयोग कर रही है कि कुछ न कुछ तो काम आएगा। ममता का जो पूरी नाराजगी है और गुस्सा है जो प्रकट हो रहा है चंडी के रूप में, वो इसीलिए है कि ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है मोदी जी की, और अ, उसको वो ममता जो कहती हैं, अमित शाह को डेंजरस मैन कहती है, खतरनाक आदमी। नहीं, वो भी, और साथ में ये शायद ये बात भी है कि कांग्रेस और जो वाम है वो कैसे खुद को देखना चाहता है वो खुद को देखना चाहते हैं। कि वो बड़े समाज बड़ा जो होना चाहता है, या ममता बनर्जी
कांग्रेस कांग्रेस तक के सामने बड़ा एक चॉइस रहेगा कि वो अ, उसको अ, अगर वो उन जेन्युइन है मोदी जी को हटाने के लिए, तो उनको अकल से काम लेते हुए बंगाल में अपना भाग्य नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि उनका सफाया हो गया था पिछले चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से विधानसभा में। मेरे जी ख्याल से एक भी उनका विधायक नहीं है वहाँ विधानसभा, और लोकसभा में एक सांसद है सिर्फ। पहले दो थे, अधीर रंजन और एक और थे मुस्लिम, और अब एक है जी वहां से। तो जी इसलिए ये जो क्राइसिस है, पर वोट परसेंटेज, वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस ने शायद 2-4% वहाँ कबाड़ लिए थे, 3-4%। जी कांग्रेस को खड़े होना चाहिए, जिससे मुस्लिम वोट जो है वो जो कांग्रेस के साथ रहता है और ममता के साथ रहता है वो इंटैक्ट रहेगा, और बीजेपी उसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बंगाल का चुनाव है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है भारत की राजनीति के लिए, और बीजेपी के लिए भी, और मोदी जी के लिए भी। और मोदी जी के लिए, मोदी जी डिस्ट्रैक्ट कर सकें लोगों का ध्यान, हटा सकें एप्स्टीन से, हरदीप पुरी से, ईरान से, डोनाल्ड ट्रम्प की जो बार बार की जो जहालत सहनी पी रही है। इसराइल से। तो इसलिए भी उनके लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति के साथ अपमान हुआ उसको ले आए, वो ले आए। और इन राज्यों में शायद सबसे ज्यादा आसान इन्हें यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे इनको लग रहा है जैसे कि जैसे जैसे राष्ट्रपति को तब अपमान नहीं लगता है जब वो मणिपुर में नग्न घुमाया जाता है, वहाँ की आदिवासी आदिवासी कुकी आदिवासियों को नग्न घुमाया, बलात्कार होता, तब नहीं अपमानित महसूस करता। या वो मणिपुर नहीं जाती है यात्रा पर, वो प्रधानमंत्री भी नहीं जाते, प्रधानमंत्री कितने महीनों के बाद गए, हम्म, तब तब प्रधानमंत्री को अपमानित महसूस नहीं करते। तो इसलिए ये अपमान भी बड़ा सिलेक्टिव हो गया है कि हमको कब अपमानित महसूस करना है। बिल्कुल क्या, जैसे बॉस नहीं, डांट दे तो, सवाल वो है कि बॉस डांट दे तो अपमान नहीं, पर दोस्त डांट दे या सबॉर्डिनेट डांट दे तो अपमान, ऐसा है। तो अवसरवादी अवसरवादी, अपमान भी अवसरवादी हो गया है। अपमानित महसूस करने का जो अवसरवाद है वो वो अपमानित अपमान महसूस करने का अवसर आया, पर मैं उसको टाल गया, ऐसा एक था। तो जी। आज की चर्चा आज की चर्चा यहाँ पे खत्म करते सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि सिर्फ इस पे जो दांव पे लगा हुआ है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दांव पे नहीं लगे हुए। ममता बनर्जी के जरिए वो सारा का सारा विपक्ष की राजनीति, गैर भाजपा की जो जगह है भारत में, वो सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। नहीं नहीं, एक इसमें ज्ञान राष्ट्रपति भवन भी लग गया आप तो। राष्ट्रपति भवन ने खुद को ही उस पे दांव पे लगा, हाँ, खुद तो को घसीट लिया अपने आप को इस हाँ, पूरे। तो राष्ट्रपति भवन ने कहा कि आप अकेले कैसे चीजों को दांव पे लगा सकते हैं, हमको भी लगाइए आप। जी। और ये शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक हुआ ना दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत भारतीय दुर्भाग्य। लोकतंत्र के लिए, भारतीय प्रजातंत्र और सरकार के लिए, कि वो इस लेवल पर लाकर आप दिखा रहे हैं। और जो कि लोग शायद लगातार बोलते रहे हैं कि भारत में जो जो भी हमारी गैरत थी हिंदुस्तान के होने की, चाहे संविधान की हो, चाहे संवैधानिक पदों की हो, या वो सब गैरत हम बहुत तेजी के साथ खोते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। और जिसके कारण हम और मतलब मैं और आप और पूरा हिंदुस्तान भी सबका हंसी का पात्र बनता जा रहा है। और इसके लिए हम श्रेय जो है, अब हम और आप जानते हैं कि इनको हम दे सकते हैं इसके लिए। तो आज की बात हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी हमको हमको समर्थन दीजिए, और इस प्रोग्राम को लाइक करिए और अपना ख्याल। इस कार्यक्रम को जितने भी लोग सुन रहे हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे अगर देखते रहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार आता रहता हूँ, इसलिए। नहीं, हरकारा हरकारा के प्रति श्रवण जी का स्नेह बरकरार है, और आप सब दर्शकों का स्नेह जो है
और आदर, मतलब मैं देखता हूँ जो कमेंट श्रवण जी के लिए आते हैं वो बहुत ज़्यादा इतने के, मतलब मैंने कहीं और नहीं देखे कि इतने लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और उसमें उससे एंगेज करते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी इसके लिए, और हम फिर लगातार मिलते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। थैंक यू। गुड नाइट। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।